Good morning, students. We had started the second chapter of history, socialism in Europe and the Russian Revolution. In the first part, we studied about the age of social changes, है ना. पूरे यूरोप में जो चेंजेस हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान या फिर उसके बाद, जो पूरे यूरोप पर उसका असर हुआ था, वो हमने पढ़ा था. और रशिया में लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स का जो ग्रुप बन गया था अलग अलग, उनके जो आइडियाज़ थे उनके कारण जो सोशल चेंजेस आए उनको पढ़ा था हमने. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आए थे ये पढ़ा था हमने. फिर यूरोप में सोशलिज़म कैसे शुरू हुआ, सोशलिज़म की शुरुआत कैसे हुई, कैपिटलिज़म क्या था, कैपिटलिज़म के बाद सोशलिज़म कैसे आया यूरोप में, इनके कौन से सपोर्टर्स थे, है ना, इनको भी हमने पढ़ा था. Now in this part we would have to study the Russian Revolution. Okay, so let's start. Russian Empire 1914 में हम पढ़ रहे हैं. इस चैप्टर में हम फरवरी इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे 1917 का. ठीक है, लेकिन 1917 से पहले का जो कंडीशन थी रशिया की उसको हम पहले पढ़ लेते हैं. तो 1914 में वहाँ का जो एम्पायर का जो राजा था वो कौन था? ज़ार निकोलस, है ना. रशिया, ज़ार निकोलस II रूल कर रहा था रशिया को. उसका एम्पायर था उस समय पर. रशियन एम्पायर में आज के समय का फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड के कुछ पार्ट्स, यूक्रेन शामिल है. वहाँ पर जो रिलीजन था वो कौन कौन सा था? रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और दूसरा था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. ये जो दो धर्म के लोग थे. तो जो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी वो जो था मेजॉरिटी में था, जबकि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था उसमें कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे. अब हम पढ़ेंगे रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में. ठीक है, 20th सेंचुरी के शुरुआत में जो इतना बड़ा मेजॉरिटी थी रशियन पीपल की, वो कौन, उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते थे, किसान थे ज़्यादातर लोग. 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर. ओके, जो ये प्रोपोर्शन था वो यूरोपियन कंट्री के बाकी, यूरोप में जो बाकी के देश थे उनसे काफ़ी हायर था. मतलब सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में आगे था देश उस समय पर वो रशिया ही था. इस एम्पायर में जो कल्टीवेटर्स थे वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के अलावा इतना वो उगाते थे कि मार्केट में भी उसको सेल करते थे. और रशिया उस समय पर ग्रेन्स का मेजर एक्सपोर्टर था. सबसे ज़्यादा अनाज रशिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता था. इंडस्ट्रीज़ जो थी वहाँ पर वो लिमिटेड थी. उस समय इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को. जो क्राफ्टमैन थे वहाँ पर वो ज़्यादातर बहुत कम थे क्राफ्टमैन, ज़्यादातर ग्रेन प्रोडक्शन ही किया करते थे. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो एग्जिस्ट हो गई थी बाद में, वहाँ पर क्राफ्ट वर्कशॉप लगा, जो क्राफ्टमैन थे वही वहाँ पर काम करने लगे थे. फिर 1890s में जब रशिया में रेलवे का नेटवर्क एक्सटेंड हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा इंडस्ट्री में. इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हुई, कोल प्रोडक्शन डबल हुआ, आयरन और स्टील का आउटपुट भी 4 गुना हो गया, है ना. और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री थी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वो प्राइवेट किसी इंडिविजुअल के हाथ में थी, है ना. गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को सुपरवाइज करता था और मिनिमम वेजेस इंश्योर कर रखा था और जो लिमिटेड आवर्स बनाए थे उनके लिए, वर्कर्स के लिए. लेकिन जो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर्स थे वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे. क्राफ्ट्स में, क्राफ्ट यूनिट में जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे और वर्किंग डे थे वो 15 आवर्स का था, जबकि फैक्ट्रीज में 10 से 12 घंटों का जो वर्किंग आवर्स होते थे, है ना. कई सारे जो वर्कर्स थे उनको रहने के लिए धर्मशाला दिए जाते थे. एक ही रूम में बहुत सारे वर्कर्स रहते थे. वर्कर्स को सोशल ग्रुप में डिवाइड, अलग अलग सोशल ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था. वर्कर्स जो है उनके स्किल के आधार पर उनको डिवाइड किया गया था. जो एक मेटल वर्कर था सेंट पीटर्सबर्ग का, है ना, उसे मेटल वर्कर कहा जाता था. और देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स. मतलब जो मेटल वर्कर एक था उसकी पोजीशन ज़्यादा हाई थी बाकी के
जो क्राफ्टमैन थे उनसे, ठीक है, उसका स्टेटस ज़्यादा हाई था वहाँ पर। जो वुमेन थी वहाँ पर 31% थी फैक्ट्री में, जो लेबर फोर्स में थी, और उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। जो वर्कर्स का डिवीज़न था वो ये शो करता है उनके ड्रेस और उनके मैनर से। मतलब जो एक हाई पोस्ट का वर्कर है, जैसे मेटल वर्कर है, और एक बाकी के जो वर्कर्स हैं उनकी ड्रेसेस अलग अलग होती थी। उससे समझ में आ जाता था कि ये कौन सी पोस्ट का वर्कर है। डिवीज़न के अलावा जो वर्कर्स थे वो डिवीज़न तो था उनमें, लेकिन जब भी स्ट्राइक करना होता था, कोई हड़ताल करनी होती थी, काम रोकना होता था, तो सब एक दूसरे के साथ आ जाते थे। जब वो डिसएग्री होते थे एम्प्लॉयर्स, जो एम्प्लॉयर्स थे वो दूसरे एम्प्लॉयर से अगर वो डिसएग्रीड भी थे वर्किंग कंडीशन के कारण, कई बार वर्किंग कंडीशन उनकी जो थी अच्छी नहीं होती थी तो उसके कारण डिसएग्री हो जाते थे, तो इसके लिए वो समय समय पर स्ट्राइक भी किया करते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई बार हो चुकी थी उस समय स्ट्राइक्स 1896-97 में, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 के समय पर वहाँ पर स्ट्राइक की गई थी वर्कर्स के द्वारा वहाँ पर, ठीक है। फिर साथ ही जो पेमेंट था उनका, जो वहाँ के रशिया के पीजेंट्स थे, है ना, वो नोबल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये तो हम फैक्ट्री का पीछे पढ़ा, अभी हम पीजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो रशिया में पीजेंट्स थे वो लैंड नोबल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि वो रेंट देने से मना कर देते थे नोबल्स को, और कई बार उन लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी कर देते थे जो रशियन पीजेंट्स थे, है ना। और 1905 में ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ पूरे रशिया में, जिसका बहुत जो है इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। रशियन पीजेंट जो थे वो दूसरे यूरोपियन पीजेंट से अलग थे, अलग तरीके से काम करते थे, ठीक है। वो पीरियोडिकली लैंड को पूल किया करते थे और उनको कम्यून में, ग्रुप में डिवाइड कर देते थे अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और इंडिविजुअल फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे रशिया में सोशलिज्म क्या कंडीशन थी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में 1914 के पहले, वो सब इलीगल थी, है ना। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो फाउंड की गई थी 1898 में, उसे सोशलिस्ट ने फाउंड किया था कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पर, जो थी बेस्ड थी। हालांकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनके कारण ये ऑर्गेनाइजेशन इलीगल बन चुका था। ये न्यूज़पेपर सेटअप करता था, न्यूज़पेपर इनके थ्रू पब्लिश किए जाते थे, वर्कर्स को मोबिलाइज करते थे ये, और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते थे। कुछ रशियन सोशलिस्ट जो थे उन्होंने फील किया कि जो रशियन पीजेंट्स हैं, है ना, वो लैंड को पीरियोडिकली डिवाइड करते हैं और नेचुरल सोशलिस्ट खुद ही की तरह काम कर रहे हैं। तो जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स वर्कर्स, वो जो हैं वो रेवोल्यूशन का मेन फोर्स बन गए थे। उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन सब ने मिलकर के सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई थी 1900 में। ये जो पार्टी थी इसने पीजेंट्स के राइट्स के लिए डिमांड किया और उनके लिए नोबल्स के अगेंस्ट लड़ाई भी की। सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज की आइडियाज़ से, जो पीजेंट्स को लेकर के था, उनसे डिसएग्री थे। लेनिन ने ये फील किया कि जो पीजेंट्स थे वो एक ग्रुप में यूनाइटेड नहीं थे। लेनिन जो थे ऐसे ही थे जैसे कार्ल मार्क्स थे, इसी की तरह लेनिन भी एक चिंतक थे जो सोशलिज्म को बढ़ावा देते थे। तो वो ये फील किया उन्होंने कि जो पीजेंट्स हैं, वो जो किसान हैं वो यूनाइटेड नहीं हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ रिच हैं, और कुछ लेबरर्स की तरह काम करते हैं और कुछ कैपिटलिस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। जो पार्टी है वो डिवाइडेड थी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग। लेनिन जिन्होंने बोल्शेविक ग्रुप को लीड किया था, और जो दूसरा ग्रुप था एक मेंशेविक ग्रुप, है ना। ये दो ग्रुप उस समय बने हुए थे, एक बोल्शेविक ग्रुप था, एक मेंशेविक ग्रुप था। जो लेनिन थे वो बोल्शेविक ग्रुप को लीड कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रिबुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन, ठीक है। 1905 में एक बहुत ही बुरा समय आया जब वहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुआ। उसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि वहाँ पर जो नोबल्स थे उनको मर्डर कर देते थे, जो पीजेंट्स थे रशिया के। तो रशिया एक ऑटोक्रेसी थी, वहाँ पर ज़ार का शासन था, है ना। ज़ार जो था वो
पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं था, पार्लियामेंट का सब्जेक्ट नहीं था वो, है ना। तो ईयर 1904 में एक बहुत ही बुरा समय आया जब एक रशियन वर्कर के लिए, है ना, जो ज़रूरी चीज़ों के कीमतें थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए रियल और जो उनकी मजदूरी थी वर्कर्स की वो काफ़ी कम हो चुकी थी, 20% रह गई थी। ठीक है, तो जब 4 मेंबर थे तो रशियन वर्कर्स की एक असेंबली थी जिसके 4 मेंबर जो थे उन्होंने 1904 में जो पार्टी बनाई थी उन्हें डिसमिस कर दिया गया पुतिलोव आयरन वर्क से, है ना। तो अगले कुछ दिनों में 11,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग के वो इस स्ट्राइक पर चले गए क्योंकि उन 4 वर्कर्स को काम से निकाला गया था और वर्किंग डे जो है 8 आवर्स का करने के लिए उन्होंने मांग की और अपनी वेजेस को इंक्रीज़ करने की मांग की और वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए डिमांड उन्होंने किया। ठीक है, जब वर्कर्स जो थे जो लीड कर रहे थे, प्रोसेशन कर रहे थे इन द अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन, जब वो विंटर पैलेस पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस और कोसेक्स ने उन पर अटैक कर दिया, लगभग 100 वर्कर्स को वहाँ पर मार दिया गया और 300 वाउंडेड हो गए। ये जो इंसिडेंट था इसे ब्लडी संडे का नाम दिया गया क्योंकि ये संडे को हुआ था ये जो इंसिडेंट था और ये इवेंट एक सीरीज़ में फिर चलता गया जिसे 1905 रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था। ठीक है, जो स्ट्राइक हुई थी पूरे देश में होने लगी थी, यूनिवर्सिटीज़ बंद होने लगी थी, स्टूडेंट जो थे वो स्कूल कॉलेज छोड़कर भागने लगे थे और जो सिविल लिबर्टीज़ थी उनके अगेंस्ट उनकी में कमी आ गई थी। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने अपनी अपनी यूनियंस बनाने लगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबने डिमांड की। 1905 रेवोल्यूशन के दौरान जो ज़ार था उसने एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने का अलाउ किया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था इसलिए लोगों की डिमांड उसे माननी पड़ी और उसने एक पार्लियामेंट या फिर डूमा जिसे बोला जाता था वहाँ पर एक पार्लियामेंट बनाने का जो है अलाउ किया ज़ार ने। लेकिन वो भी ज़ार जो था वो भी बहुत चालाक था और उसने पहली ही जो डूमा थी, जो पहली ही पार्लियामेंट थी, उसको उसने डिसमिस कर दिया 75 डेज़ के अंदर और फिर से इलेक्शन कराया। फिर जो सेकंड डूमा था उसको भी 3 मंथ्स के अंदर उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने वोटिंग लॉज में बदलाव कर दिए और जो थर्ड डूमा था उसके भी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को उसने जो है लिमिटेड कर दिया, उनकी सीट्स कम कर दी। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज थे वो अब निकल के बाहर आए, अब वो समझ गए ज़ार की इस चालाकी को और फिर उन्होंने आवाज़ उठाई। देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर 1914 में जब यूरोप में जब रशिया में रेवोल्यूशन चल रहा था उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था। 2 यूरोपियन अलायंसेस थे जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की एक तरफ थे और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया दूसरी तरफ थे। हर कंट्री जो है ग्लोबल एम्पायर के लिए लड़ रही थी यूरोप में, है ना, और साथ ही यूरोप में अपना अधिकार चाहती थी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। ये जो वॉर था इसने इंडस्ट्रीज़ पर भी काफ़ी इम्पैक्ट डाला, इंडस्ट्रीज़ पर भी इसका काफ़ी गहरा प्रभाव हुआ, है ना। रशिया की जो अपनी इंडस्ट्रीज़ थी वो कुछ जो बहुत थोड़ी सी इंडस्ट्रीज़ थी और जो कंट्री में थी उसे सप्लायर्स ने कट ऑफ कर दिया और जो इंडस्ट्रियल गुड्स जर्मन कंट्रोल में था बाल्टिक सागर से होते हुए जो उनका व्यापार होता था रशिया से जर्मनी की तरफ वो सब ख़त्म कर दिया गया क्योंकि दोनों अलग अलग फेज से लड़ रहे थे। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो थी वो डिसइंटीग्रेट होने लगी बहुत तेज़ी से रशिया में यूरोप के मुकाबले, बाकी देशों के मुकाबले। तो 1916 तक रेलवे लाइंस जो हैं वो उसको भी तोड़ा जाने लगा। एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर, जितने भी लोग थे रशिया में उन सबको वॉर के लिए बुलाया जाने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लेबर्स की शॉर्टेज होने लगी और जो छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे वो एसेंशियल जो ज़रूरी सामान थे वो प्रोड्यूस करने लगे और वो भी अब बंद हो चुके थे। ठीक है, जो लार्ज सप्लाई थी ग्रेन की वो आर्मी को जाती थी, है ना, और लोगों के लिए जो शहरों में ग्रेन्स की कमी पड़ने लगी और काफ़ी ख़त्म होने लगा अनाज सबके लिए। 1916 में सर्दी आते आते जो रियॉट्स थे, है ना, ब्रेड शॉप पर वो लड़ने लगे एक दूसरे से, रोटी के लिए लड़ाई होने लगी। अब ऐसी कंडीशन आ चुकी थी
कहाँ पर? रशिया में। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा? रेवोल्यूशन की शुरुआत पढ़ा। 1916 तक जो कंडीशन थी कहाँ की? रशिया की। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। देन गुड बाय।